नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। हम बात करेंगे एक बार फिर से उस विषय की जो किसी सरकार के बनने से पहले, सरकार के बनने के बाद हमेशा मैं उठाता रहा हूं। मैंने हमेशा इस बात को रखा है कि नरेंद्र मोदी एक जबरदस्त मैंडेट के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी इकोनॉमिक एजेंडा। जब हम आर्थिक एजेंडे की बात करते हैं तो दो पहलुओं में उसको आम जबान में बांटकर देखा जा सकता है। एक है महंगाई, जो आपको और हमको सीधे तौर पर प्रभावित करती है, हमारे घर की जिंदगी को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तकलीफ पहुंचाती है। और दूसरा एक बड़ा तरक्की का एजेंडा, ग्रोथ, जिसकी बात मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो लगातार करते रहते थे। ग्रोथ जो है ये एक दूरगामी विषय होता है, लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है किसी प्रधानमंत्री का। आप साल दर साल, यानी कि एनुअल स्ट्रक्चरिंग में साल दर साल आप तरक्की की क्या दर हासिल करना चाहते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी समस्या होती है, महंगाई एक ऐसी समस्या होती है जिससे आपको बहुत तेजी से डील करना होता है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को जब रिलीज किया था इस लोकसभा चुनाव में, तब उन्होंने एक फंड की बात की, एक ऐसा फंड, और इसकी बात नरेंद्र मोदी, मैं आपको आगे अपनी रिसर्च के माध्यम से बताऊंगा और समझाऊंगा, बहुत पहले से करते आए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वो करते आए एक फंड, ताकि अगर कीमतें ऊपर नीचे हों तो सरकार के पास एक मुश्त, एक ऐसा पैसा होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो कीमतें अगर ऊपर नीचे हो रही हैं तो आपको उसकी तकलीफ ना हो देने। थोड़ी सी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली के माध्यम से इस फंड के बारे में, उसके बाद मैं आज के अपने एक्सपर्ट से आपको मिलाऊंगा। कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता से अनिश्चितता पैदा होती है और किसानों को मुश्किल होती है, ये अरुण जेटली का कहना है। उसे कम करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए 500 करोड़ का फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ का फंड, ये फंड 500 करोड़ मोटे अनाज, सीरियल्स और सब्जियों के लिए है। ये उन्होंने हाल के बजट में जो है इस बात को अरुण जेटली ने रखा है। जैसे मैंने कहा कि ये पुराना आइडिया है, पुरानी बात है। नरेंद्र मोदी, दिलचस्प चीज है, ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जानकारी भी शुरुआत में आपको दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी इसके बारे में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब नरेंद्र मोदी इस तरह के फंड के बारे में गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मनमोहन सिंह को लिखा करते थे। उसके भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। आपको आज के अपने पैनल से मिलवाता हूं। प्रवीण झा साहब हमारे साथ हैं, आप सब जानते हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। विजय गोयल साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। पूनिया साहब है जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और राजीव कुमार हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जनरल फिक्की के। वो कुछ देर में हमारे साथ होंगे। मसला बड़ा क्लियर है, 500 करोड़ का फंड सीरियल और सब्जियों के लिए बनाकर या उसकी घोषणा करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ये भी मैं अपनी रिसर्च के जरिए से आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, एक इस तरह का फंड बनाया था, लेकिन उससे वो कीमतों को कम नहीं कर पाए बल्कि उनकी कीमतें बढ़ी। प्रवीण, मैं आपसे शुरू करूंगा। हमारे साथ रितिका खेरा है, जो आप सब जानते हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं वो भी और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रवीण, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप जब कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए, और मुझे बिल्कुल आप करेक्ट करिएगा, आप अलग रखना चाहते हैं सब्जियों और सीरियल्स के लिए। हकीकत यह है कि अगर आपको एक हफ्ते की ट्रेडिंग जो नासिक में प्याज की होती है, अगर सरकार ये कहे कि साहब प्याज की कीमतें हमारे काबू में नहीं आ रही, हम एक हफ्ते तक जो नासिक से प्याज आने वाला है या पहुंचने वाला है या मंडी से उठकर बाहर आने वाला है वो सरकार लेगी ताकि लोगों में दे सके, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपया बहुत छोटी रकम है। तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं 500 करोड़ रुपए से? ये एक प्रतीकात्मक कदम है, टोकनिज्म जिसको कहेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो उससे ज्यादा इसमें कोई और संभावना है नहीं।
तो अब इसके बारे में अगर आपको गंभीरता से सोच के कुछ करना है तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति जिसमें कि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो एक छोटी सी चीज उस बड़े पूरे आपका जो तंत्र होगा पॉलिसी के दृष्टिकोण से, उसमें वो कहीं पे फिट बैठ सकता है, लेकिन उसको जो है मतलब कहते हैं ना कि उसकी जो एक भूमिका है वो बड़ी सीमित है और उससे बहुत ज्यादा आप अपेक्षा कर भी नहीं सकते। टोकनिज्म है क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा किया था। वो किया था और उसके पहले जब मोदी साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो 2 साल पहले जो कमेटी बनी थी, तो उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की थी। तो शायद उस वजह से भी जो है इसको एक तवज्जो दिया जा रहा है। विजय गोयल साहब, मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछूंगा, क्या ये 500 करोड़ रुपए से आप वाकई इन्फ्लेशनरी पैटर्न को, महंगाई का जो तरीका होता है उसको आप रोक पाएंगे? जैसे मैंने कहा, व्यवहारिक तौर पर अगर आप एक हफ्ते का प्याज किसी नासिक की एक मंडी से लेना चाहें तो शायद 500 करोड़ रुपया सरकार के लिए उसके लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। देखिए, मेरे से ज्यादा अच्छा उत्तर 2 अर्थशास्त्री यहां पर बैठे हुए हैं जी, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो अपने अलग अलग मदों के अंदर उन्होंने फंड रखे, कहीं पर 100 करोड़ रखा, कहीं 200 करोड़ रखा, कहीं फिर 100 करोड़ रखा, तो लोगों ने पूछा क्या 100 करोड़ से एम्स बन जाएंगे या क्या 100 करोड़ से दूसरे इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगी? सवाल यह है कि ये जो बजट है ये 7 महीने का है। इस बजट के अंदर सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखा रही है। प्रवीण जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये प्रतीकात्मक है, और प्रतीकात्मक इसलिए है कि कितनी महंगाई बढ़ेगी उसके लिए कितने फंड की जरूरत है ये है, किंतु ये एक इस बात का भी सूचक है कि सरकार कमिटेड है। किंतु सरकार केवल इस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर नहीं आ रही कि कल 1 रुपया किलो प्याज बढ़ गया या 1 रुपया किलो टमाटर बढ़ गया तो तुरंत वो स्टेबलाइजेशन फंड से पैसा देना शुरू कर देगी। सरकार ने जो अलग अलग उपाय किए हैं पिछले दिनों के अंदर, सबसे बड़ा तो यह है कि सरकारें जागती तब थी जब बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते थे या कई महीने गुजर जाते थे। इस सरकार को आप इस बात का क्रेडिट देंगे कि ये सरकार तुरंत हरकत में आई है, चाहे वो फूड सेक्रेटरीज की मीटिंग है या वो स्टेट फूड मिनिस्टर्स की मीटिंग है या प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं कि भाई तुरंत हरकत में है। तुरंत हरकत के लिए आपने देखा होगा, जैसे हमने तुरंत 50 लाख टन चावल को एफडीआई के गोदामों से, एफसीआई के गोदामों से तुरंत रिलीज किया, ये एक कदम था। फिर हमने कहा कि एपीएमसी के अंदर किसानों को जरूरी नहीं है अपना सारा माल बेचना है, वे अपना माल को बाहर भी बेच सकते हैं। फिर हमने प्याज के इंपोर्ट को कम रोकने के लिए, प्याज के एक्सपोर्ट को करने के लिए हमने उसका दाम 135 से फिर 300 किया और 300 से 500 किया। इसी तरीके से हमने और आलू के ऊपर भी किया। तो मैं समझता हूं ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो मैं आपको गुनवा सकता हूं कि इस सरकार की इच्छा शक्ति से उन लोगों ने उठाए हैं। और जबकि जैसे जमाखोरों के ऊपर अंकुश वाली बात थी, स्टेट गवर्नमेंट्स को मैसेज देने की बात थी, अलग अलग जगह रेड्स करके कालाबाजारी को रोकने की बात थी, तो ये समझिए कि ये सरकार जिसको आए हुए अभी 10 हफ्ते नहीं हुए, उसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छा उन्होंने किया है। ठीक है, आप ऑनेस्टली, आप ईमानदारी से इस बात को विजय गोयल साहब एडमिट कर रहे हैं कि ये टोकनिज्म है, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे पास 2011 में मैंने आपको ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को क्या लिखा था अपनी रिकमेंडेशन करते हुए, उस कमेटी जिसका जिक्र कर रहे थे प्रवीण झा, मेरे पास उसके भी डिटेल्स है। मैं आऊंगा, एक मिनट आपके पास आऊंगा, ये बड़ी सीरियस बहस है। रितिका, आप जब बात करते हैं, और मेरे पास एक, चूंकि मैं जानता हूं आपने फूड सिक्योरिटी पर बहुत काम किया है, मेरे पास अगस्त 2007 का वो लेटर भी है जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर फूड सिक्योरिटी के मसले पर मनमोहन सिंह को लिखा था। मैं उसके डिटेल्स भी पढ़कर सुना सकता हूं, लेकिन पॉइंट यह है कि आप क्या टोकनिज्म से, किसी भी तरह का संकेत देने से आप इन्फ्लेशन हैंडल कर सकते हैं, महंगाई हैंडल कर सकते हैं? ये टोकनिज्म एक्चुअली जो है वो सिर्फ 500 करोड़ की बात नहीं है। अगर मोटे अनाज के लिए आज हमें दाम कम करने हैं तो एक बहुत सीधा रास्ता है। सरकार के पास 60 मिलियन टन अनाज पड़ा हुआ है, जिसमें से वो 0.5 मिलियन टन रिलीज कर रहे हैं और उसका इतना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर उनको दाम कम करने हैं तो तुरंत वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि भाई ये अनाज
कब आप गरीबों तक पहुंचाएंगे? वो भी अब बिल भी पास हो गया है। जब एक्ट बना पिछले साल तो जुलाई 4 तक की उनको समय भी दिया गया। अनाज आपके पास पड़ा है। सबसे बड़ा जमाखोर आज कौन है देश में? वो है सरकार, FCI, जिसके पास 60 मिलियन टन। शायद आप जानते हैं कि जॉन ड्रेज ने ये हिसाब लगाया था कि इन बोरियों को एक के साथ एक लगाएंगे तो ये मून तक पहुंचकर चंद्रमा से वापस आ जाएंगी, इतना अनाज है। हाँ, तो एक ये बहुत सीधा कदम है। आपको लगता है कि ये भी नरेंद्र मोदी का पुराना कमिटमेंट कि FCI के काम को अलग अलग बांटने से कोई फर्क पड़ेगा इसमें? आई एम नॉट सो श्योर, मुझे नहीं लगता। एक्चुअली जो उनके स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं उसमें, वो मुझे अभी तक पता नहीं है क्या वो उसकी घोषणा हुई भी है कि नहीं। लेकिन जो आपकी आज व्यवस्था बैठी हुई है उसमें आपके पास एक बहुत सीधा रास्ता है जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं, क्योंकि आपने खरीद के तो रखा है। उसके भंडारण नहीं, और उसके भंडारण में आपका खर्चा हो रहा है, कुछ उसमें से सड़ भी जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको आप क्यों नहीं बांटते? क्यों नहीं आप सेल? ठीक है, मैं पुनिया साहब के पास आऊंगा। वो आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि आपको लगता है ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कि बढ़ती गिरती कीमतों के स्थायित्व के लिए 500 करोड़ रुपया फिलहाल सरकार दे रही, ये बात सही है? ये विजय गोयल की बात को मुझे मानना पड़ेगा कि ये 7 महीने के समय अंतराल का अरेंजमेंट है। इससे महंगाई पर क्या कोई असर पड़ सकता है? देखिए, ये इनके घोषणा पत्र में भी है कि महंगाई को कम करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का हम प्रोविजन करेंगे, और इस बजट में प्राविधान है 500 करोड़ का। इसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से मार्केट इंटरवेंशन सरकार करेगी, इसकी कोई रूपरेखा सामने नहीं है। अगर वास्तव में ये रूपरेखा के साथ में आते तो 500 करोड़ के माध्यम से भी कुछ न कुछ जरूर असर पड़ता, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई उसकी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके आधार पर जनता में ये कह सके कि हम ये करने वाले हैं, 500 करोड़ रुपए हमारे पास में, हम ये करने वाले हैं और कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसका असर पड़ता है। सरकार की केवल धमकी, उसी का बड़ा असर पड़ता है। और ये तो सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए देके और आवश्यकता पड़ने के, जैसे कि अभी बताया, और भी धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि उन्होंने कोई विस्तार से इसकी रूपरेखा नहीं बनाई गई। और दूसरा ये कहा गया कि साहब सरकार को ये तो क्रेडिट देना होगा कि तत्काल वो हरकत में आ गई और पहले ही इन्होंने कर दिया। तो आप कहाँ हुआ? आप हरकत में आए, आपने मीटिंग की, आपने कहा कि रोड मैप तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, लेकिन कौन सा रोड मैप है, कौन सा क्या है, इसका कोई जानकारी नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि होल सेल प्राइस इंडेक्स है 5.8 से 6.2% हो गया, बढ़ गया। जब पूछा गया रामविलास पासवान जी से, उन्होंने कहा कि होर्डर्स उनके बात है, लोग ये सोच रहे हैं कि कम मानसून कम होगा और जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी, तो इसलिए वो हरकत कर रहे हैं। भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में आपने कहा कि हमने चिट्ठी लिख दी है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां तो कम से कम उसका असर नजर आना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी बताया जा रहा था कि अनाज हमारा भंडार है, उससे कीमतें कम हो सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि फूड सिक्योरिटी जिसमें प्रोविजन है कि देहाती क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 50% लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, और मुफ्त, लगभग मुफ्त है। इतना सस्ता अनाज है, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, उसको ईमानदारी से लागू कर देना चाहिए था, ताकि मार्केट में पुनिया साहब पूरा अनाज जाएगा। जी, पुनिया साहब, आपका पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये कतई ना भूलिएगा कि चाहे वो अनाज की स्थिति हो और चाहे वो फिस्कल दशा हो इस वक्त मुल्क की, ये इनहेरिट उन्होंने आपकी सरकार से किया है। तो इससे मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बीजेपी का कोई डिफेंस बनता है, लेकिन ये परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने अनाज पड़ा क्यों सड़ रहा है कि आपकी सरकार के समय कहा था। अब वो मोदी अगर उसका सुधार नहीं करे तो वो उतना ही खामियाजा मोदी साहब को भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सस्ता अनाज ये क्यों नहीं लागू कर दिया गया? आप कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए हमने डेफर कर दिया। क्यों डेफर कर दिया? अब अगर मौसम खराब है, मानसून कम है, तो इस योजना को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए था, तत्काल लागू करना चाहिए था। वो नहीं करके हमने इनहेरिट
हमने इन्होंने किया है, एक बम्पर हमारे पास स्टॉक है, और अब सब पूरे अर्थव्यवस्था जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिखाया, उसे तो नहीं लगता कि जो ये बातें कह रहे हैं वो सही है। जो अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में है, चाहे ठीक है। मैं एक प्रवीण के पास वापस आऊंगा। ठीक है, आपने जिस बात को रखा, मुझे पता था ये बहस जो है वो फिस्कल मैनेजमेंट पे आएगी ही आएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि आपको मतलब सरल शब्दों में अपने देखने वालों को अगर मैं समझा सकूं कि भाई फिस्कल मैनेजमेंट क्या होता है, कि सरकार जो पैसा कमाती है और जो व्यय करती है उसके बीच अगर उतार चढ़ाव हो जाता है तो इसे हम अंग्रेजी में आपने जुमला बहुत सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट। तो आप उस स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि कमी हो जाती है आपके पास पैसों की। अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रवीण, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर आज मान लीजिए ये फंड 500 करोड़ रुपए है। कल को नरेंद्र मोदी ने इस फंड के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 2011 2 मार्च को जो 4-5 बातें कही थी, उसमें था महंगाई को रोकने के लिए उन्होंने 20 सिफारिशें दी थी। ये 2011 के नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं, और ये प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा था, जरूरी चीजों के वायदा कारोबार पर रोक लगे। ये अभी तक नहीं हुआ। एसेंशियल कमोडिटीज की फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर रोक लगे। सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाए, ये हो गया। हालांकि इस फंड में सिर्फ अभी वो, मैं विजय गोयल के पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 500 करोड़ रुपए अभी दिए गए, ये पैसा आपको अंततः बढ़ाना पड़ेगा। नीतियां बनाने के लिए केंद्र और राज्य के मंत्री के स्तर पर तालमेल की व्यवस्था हो, ये उन्होंने किया, उन्होंने बातचीत की। एफसीआई के काम अलग अलग बांटे जाए। रितिका खेरा जैसे जानकार लोग नहीं मानते कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने एफसीआई को अलग किया है। ये मोदी के नए तुरंत के फैसलों में है। और रिटेल को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए, यानी कि रिटेल मार्केट को कंपेटिटिव किया जाए। ये 2011 2 मार्च को नरेंद्र मोदी ने अपनी सिफारिशों में लिखा था। अब मैं जो दूसरे पॉइंट पर आता हूं, यही प्रश्न मैं विजय गोयल साहब से पूछूंगा। आप ये कह रहे हैं कि 2015 और 16 में आप वित्तीय घाटा 3.6% तक करने का लक्ष्य रखते हैं, उसके बाद 3 जी, और 2016-17 में 3। अगर ये सिचुएशन है तो इस तरह की चीजों के लिए आप पैसा कहां से लाने वाले? नहीं, निश्चित तौर पे ये तो जो जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि एक फिस्कल फंडामेंटलिज्म जिसको कहते हैं, जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं हमारे लोग दरअसल शब्दों में समझे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भाई फिस्कल कंसोलिडेशन इनका मूल मंत्र रहा है, और इन्होंने बजट में भी सबसे पहले यही कहा कि हम इस चैलेंज को, उन्होंने गुजरात मॉडल को बेचा है। इसीलिए मैंने जो गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने लिखा और कहा है, रितिका मुस्कुरा रही क्योंकि उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चिट्ठी मेरे सामने रखी जो उन्होंने फूड सिक्योरिटी पर लिखी थी नरेंद्र मोदी। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, 2013 में लिखी थी उसको आप जरूर, हाँ 13 वाला जरूर। तो हम इस पॉइंट पर आते हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, ये पैसा बिल्कुल, देखिए इसमें जो है कोई बढ़ोतरी करने की कोई संभावना मैं नहीं देख रहा हूं। इनफैक्ट जो इनका टैक्स का असेसमेंट जो है इस चालू वित्त वर्ष के लिए भी, वो भी गलत है। इस तरह से गलत है कि माना गया कि आपको जो है उसमें इम्प्रूवमेंट पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 में आपका टैक्स कलेक्शन 16 से 17% के आसपास बढ़ने की संभावना इन्होंने दिखाई। ये मान के कि जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 13.5% रहेगा। इन्फ्लेशन ये मान के चल रहे हैं कि 8% रहेगा। नहीं, और 8% के साथ ये अपने विकास की दर को 7 से 8% हासिल करने का दावा कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गया। वो तो आगे की बात, वो तो आगे की बात है। एग्जैक्टली इस वर्ष के लिए जो उनका खुद का आकलन है कि इन्फ्लेशन ये मान के चल रहे हैं कि 8% रहने की संभावना है। हाँ, पूरे वर्ष के लिए जो हम एवरेज लेके चलते हैं, तो वो उनके इसमें कैलकुलेशन में ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो इन्फ्लेशन के लिए एक तरह से आप कहिएगा कि एक तरह से हथियार डाला जा चुका है कि हम इसको नहीं काबू कर पाएंगे। यही मेरा पॉइंट है। सुनिए, इसी में मैं छोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूं, तो इसमें अगर ये हम मान के चलें कि जो उन्होंने खर्चा कहा है तमाम प्रोग्राम्स पे करेंगे, तो जो रिसोर्सेज उनके एस्टिमेट के हिसाब से होना है उससे वो कम है। अगर वो कम है तो फिस्कल डेफिसिट को अगर आप 4.1 पे रखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप खर्चे को घटाएंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि रिसोर्स जनरेशन आपका हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही। और वहां पे इसीलिए मैंने कहा आपने 3 और 3.6% का टारगेट रखा है अपने लिए। नहीं, तो इस वर्ष में जो 4.1 के लिए भी मैं आपको कह रहा हूं, वो भी इनके लिए अगर वो करना चाहते हो तभी हो सकता है। जब ये कह रहे हैं जो जरूरी खर्चे हैं, जब तक आप उनको और नहीं कम करेंगे तब तक आप 4.1 का टारगेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगले वर्षों के लिए वही बात है कि आपका क्या ग्रोथ इतना बढ़ जाएगा
जब तक वो बढ़ता नहीं है, तो अगर 3.6 और 3 करना चाहते हैं आप, इसका मतलब है कि जो भी आपके जरूरी एक्सपेंडिचर उसको आप कम करते उसको और आप कम करिए। कंप्रेस क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये क्या ये संभव है? ये बहुत ये देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार जो है कांग्रेस की, वो इस सब आंकड़ेबाजी के, मैंने एक बार चिदम्बरम साहब की कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी चुनाव से ठीक पहले, और उसमें से मुझे ये आभास हुआ कि इतनी आंकड़ेबाजी हो रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अल्टीमेटली देश के लोगों ने कांग्रेस को आंकड़ा समझा दिया और वो 50 सीट से नीचे आ गए। अब ये आंकड़ेबाजी का नया दौर है कि आपको 3% का लक्ष्य, आपको 16-17 में फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाने का, 15-16 में 3.6% का। जैसे प्रवीण ने कहा, पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपके पास रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप खर्चा आपका बढ़ा हुआ है और आप कहां से वो पैसा लाएंगे वो नहीं। फिर आपके साहब हम फलाना फंड क्रिएट कर देंगे, धमाका फंड क्रिएट कर देंगे, ये कैसे होगा? इसका पैसा कहां से आएगा? एक दो चीजें मैं थोड़ा पहले की चर्चा पे जोड़ना चाहती हूँ कि फंड तो बना है, लेकिन उस फंड को एग्जैक्टली किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब निर्भया फंड भी बना, उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। हाँ? तो उसी तरह हमें स्पेसिफिक प्रपोजल्स चाहिए। आप अगर तमिलनाडु में देखें तो वहां जहां पर अम्माज कैंटीन्स चलती हैं, जहां 1 रुपए की इडली मिलती है, वहां पर सस्ते दाम पे सब्जियां भी बेची जा रही हैं ताकि गरीब लोग वहां आकर खरीद सके। उसी तरह के कम्युनिटी किचन और सस्ते दाम पर बिकने वाली सब्जियां, इस तरह के इनिशिएटिव आपको सारे देश में करने होंगे। लेकिन उसके बजाय सिर्फ आप कह देते हैं कि हमने यहाँ छापा मार दिया या हम ये कर देंगे, उससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा। जो फिस्कल डेफिसिट की बात है और खर्चों को घटाने की बात है, एक्चुअली हम लोग इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि क्योंकि ये पैसा कहाँ कटेगा, वो कटेगा नरेगा जैसे कार्यक्रमों में, खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों के। जो गरीब लोग हैं जो टीवी स्टूडियो में आकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, ना ही वो फाइनेंस में। और मैं भी आपको बताना चाहूंगा रितिका, मैंने प्रवीण जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं चुनाव में गाँव घूमा और जितना मैंने लोगों से, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों तक, जितना लोगों से पूछा कि सामाजिक क्षेत्र में खर्च होने वाली कोई स्कीम के बारे में पता है? नहीं। पैसे के बारे में पता है? नहीं। गांव में पैसा पहुंचता है? नहीं। राशन कार्ड के जरिए अनाज मिल पाता है? नहीं। तो ये हमारे सामाजिक क्षेत्र में खर्च होने वाले पैसे की हकीकत। राजीव कुमार का हम इंतजार कर रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फिक्की के। राजीव, हम जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी ने एक पुरानी प्रॉमिस के जरिए, जिस बात को वो गुजरात के मुख्यमंत्री के समय से रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड दे रहे हैं। 500 करोड़ रुपए हाल में उसके लिए रिलीज किए गए। आप जिस तरह के इन्फ्लेशनरी पैटर्न से जूझ रहे हैं इस मुल्क में, कम से कम पिछले 1 साल से, जिसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार भी जिम्मेदार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये 500 करोड़ से आप कुछ अचीव कर सकते हैं? नहीं विज्ञान जी, सबसे पहले मैं जरा वित्तीय घाटे की बात को साफ कर दूं। वो ये है कि वित्तीय घाटा कम हो सकता है 2 तरह से। एक तो ये कि जो करों से हमारा राजस्व आता है, टैक्स रेवेन्यू से, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो जो झा साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही इस बात पे इशारा किया कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो जितना कहा गया है उतनी शायद ना हो, मगर वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छी गुंजाइश रखी है अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यू की। 63,000 करोड़ रुपया का उन्होंने कहा है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसमें सब ये बातें इसको नहीं मानना चाहिए कि वो सारे हमारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रम सेल में उन्होंने कहा है कि कोई 20-25 हजार करोड़ रुपया आ जाएगा। और जो बाल्को और हिंदुस्तान जिंक जो ऑलरेडी बेची जा चुकी है, उसके कुछ शेयर उनके बाकी हैं, उनसे बेच के करीब 17-18 हजार करोड़ रुपया आ सकता है। और जो गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में जैसे LNT है और UTI है, उसमें शेयर अभी तक मौजूद है, और ITC है, उनमें उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हालांकि मैंने भी कई जगह लिखा है कि वित्तीय घाटा की ये बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है और इसको ना रखते तो अच्छा था, मगर कुछ गुंजाइशें उन्होंने उसमें रखी हैं। अब ये जो बातें आपकी 500 करोड़ वाली है, वो ये है कि मुझे आज सच पूछे तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड काम क्या करेगा। क्या ये मतलब है कि अगर मान लीजिए राजीव, सब लोग, सारे लोग इस पैनल में जो आपकी तरह एक्सपर्ट है, वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये फंड ऑपरेट कैसे करेगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं
कि चुनाव से पहले पीयूष गोयल एक चर्चा में हमारे साथ थे, जब इनके मैनिफेस्टो में आई थी, तब मैंने भी उनसे प्रश्न पूछा था कि आप जब फंड बना लेंगे, अज्यूमिंग कि आपकी सरकार आती है, तो ये ऑपरेट कैसे करेगा? हाँ राजीव। नहीं देखिए, उसमें देखिए एक तरीका तो होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का कि जब दाम बहुत गिर रहे हों, जब किसान अपना सामान सड़क पे फेंक रहा हो, तो आप उस फंड से इस्तेमाल करके उसको खरीद कर उसके दाम गिरना ना दें। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका सिर्फ ये हो सकता है कि इस फंड से आप आयात करें, और क्योंकि आप जो सप्लाई है, पूर्ति है देश की, वो तो इस फंड से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो तो जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बढ़ेगी। आज मैंने अखबार में पहली बार पढ़ा कि शायद हो सकता है कि कुछ सब्जियों को, अनियंस और पोटैटोज को, आलू और प्याज को शायद भारत आयात करने की ओर सोचे। अब ये एक ऐसी सूरत है जो कि बहुत ही, एक तो मुझे जो है वो ये लगता है कि ठीक है वो आज उसका सुलझा देगी, मगर फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जब तक कृषि क्षेत्र में उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी और जब तक उस क्षेत्र में लोग जो हैं वो बैठ के वैज्ञानिक तरह से कृषि का काम नहीं करेंगे और उसमें निवेश नहीं होगा, सिंचाई में और उसके सीड्स में और नई टेक्नोलॉजी में, तब तक ये फूड इन्फ्लेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मैजिक वॉन्ड हिलाने से आ जाए। ये एक दीर्घकालीन, एक मध्यमकालीन काम है। मुझे जानकर बस खुशी है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपया लगाया गया है सिंचाई स्कीम में, जो उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में। वो एक शुरुआत है और हो सकता है कि उससे ही हम लोग आगे बढ़ें। तो इस पर मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद विजय गोयल साहब को पूरा समय दूंगा। पॉइंट बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने वित्तीय घाटे को 2015 और 16 की सूरत में 3.6% लाना चाहते हैं, मौजूदा 4.1% के करीब से, और उसके बाद 16 और 17 में आप उसको पूरा 1% कम करके 3% तक लाना चाहते हैं, फिर आप इन फंड्स की बात करते हैं और इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। राजीव कुमार ने यह सजेशन रखा कि कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पैसा आपको बढ़ाना हो और आप साथ में फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न मैं पूछूंगा विजय गोयल साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद।